हाँ जी, सभी को जय श्री श्याम। नमस्कार। देखो, पेपर सभी देकर आ चुके हैं। आरपीएससी सेकंड ग्रेड का जो पेपर था आपका अभी, आशा करता हूँ सभी ने अच्छे से पेपर दिया होगा, है ना। देखो, पेपर की देखें तो पेपर काफ़ी लेंथी था। बाकी आपने सॉल्यूशन वोल्यूशन सभी ने देख लिए होंगे, तो उसको लेकर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। सबसे पहली बात तो ये बता दें कि जो आपने पेपर दिया है वो अच्छे से दिया होगा। और बाकी उसके अंदर काफ़ी क्वेश्चन जो उम्मीद रहती थी कि प्रीवियस ईयर के रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो रिजल्ट बेस पे आते हैं, वो उम्मीद एक तरह से कामयाब नहीं हो पाई, है ना। क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है कि पिछले 2022 से जो ट्रेंड चलता हुआ आरपीएससी का, उसी ट्रेंड को फॉलो भी किया है, लेकिन इस बार थोड़ा सा ट्रेंड और चेंज किया है। क्योंकि अगर नॉर्मली बेसिक पे देखा जाए तो आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं। देखो, पेपर का आपने अच्छे से एनालिसिस कर लिया होगा वैसे देखा जाए, है ना। एक चीज़ ये देख सकते हैं अपन कि एक सेकेंड, है ना। क्योंकि उसके अंदर अगर अपन देखें, हाँ जी, नमस्ते प्रियांशु, है ना। क्योंकि एक तो अपने को ये देखना होगा कि जब पेपर की बात करते हैं तो एक तो इसके अंदर अपने 75 क्वेश्चन आए थे ग्रेजुएशन की बात करें, जो पहले ही बता दिए थे मैंने कि इतने 75 क्वेश्चन आएंगे, इन्हीं क्वेश्चनों को लेकर अपन टारगेट करके चल रहे थे। और बाकी बात करूं तो अपनी टेस्ट सीरीज की, जो टेस्ट सीरीज स्पेशली ग्रेजुएशन लेवल की अपन ने टेस्ट सीरीज चलाई थी, उस टेस्ट सीरीज की बात करूं तो उस टेस्ट सीरीज से इनडायरेक्टली 35 से 40 क्वेश्चन का मैटर है। काफी क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो सीधे टेस्ट सीरीज से आ गए थे, काफी ऐसे हैं कि जैसे ऑप्शंस के अंदर अपन ने बनाकर क्वेश्चन दिए, उनके उन्होंने क्वेश्चन बना दिए या फिर ऑप्शन चेंज कर दिए, उसी लेवल के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। स्पेशली अगर ग्रेजुएशन की बात करें तो ग्रेजुएशन का पोर्शन थोड़ा सा हेवी नहीं था। हालांकि कुछ क्वेश्चन थे जो काफी कैलकुलेटिव थे, उन क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। अब आपको एक चीज कंफर्म कर लेनी चाहिए कि आपको 100% सिलेबस पढ़ने से कोई मतलब ही नहीं निकलता है। अगर 100% सिलेबस जो बच्चा पढ़ के जा रहा है ना, वो सिलेक्शन से बाहर हो रहा है। जिन्होंने स्पेशली कुछ टॉपिकों को टारगेट किया था, उन्हीं टॉपिकों के क्वेश्चन किए थे, तो फिर जो बाकी जो टॉपिक बच गए थे उनके अंदर जो आप क्वेश्चन को देखकर आगे बढ़ रहे थे, वो जो टाइम कंज्यूमिंग था, वो टाइम जो बचा के लेके जा रहे थे, वो आप कहीं ना कहीं उन टॉपिक्स के ऊपर जिनको आपने अच्छे से तैयार किया उनके क्वेश्चन सोल्व करने में लगाया, है ना। तो अगर बात करूं, जैसे मान लो बेसिकली अगर नॉर्मली मैं बताऊं कि आपने 100 क्वेश्चन थे मैथ के, अगर उनका मैटर तैयार किया था, तो इस बार देखा जाए तो पेपर के अंदर क्वेश्चंस भले ही कैलकुलेटिव थे, लेकिन ये नहीं बोल सकते कि आप क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे थे, है ना। हो सकता है कि किसी क्वेश्चन के अंदर 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट तक का टाइम लग रहा था, लेकिन वहां पर एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि आप सोल्व कर पाओ। लेकिन एक जो वो उम्मीद रहती थी लास्ट क्वेश्चन या फिर लास्ट प्रवेश ईयर के क्वेश्चन को आप एनालिसिस करोगे, तो वहां से 25 से 30 क्वेश्चन ऐसे आ रहे थे कि जो वो या तो क्या आ रहे थे, पीवाईक्यू थे, ठीक है, या फिर ऐसे थे जो रिजल्ट बेस्ड थे, या फिर ऐसे थे जो फॉर्मूला बेस्ड थे। उसके अंदर फॉर्मूला रखा आपने और सीधा सीधा उसका आंसर आ गया। इस टाइप के क्वेश्चंस भी तो ज्यादा पूछे जाते हैं ना, ठीक है। तो ये जो उम्मीद थी, ये उम्मीद इस बार नहीं हो पाई, है ना। इस उम्मीद की बात करें तो ये 5 से 6 क्वेश्चन ही ऐसे आ रहे थे जो आपको ये कर रहे थे कि हाँ प्रवेश ईयर का कोई क्वेश्चन मिल गया तो उसको लेकर आप निकल गए। और यही जो उम्मीद रहती है यही बच्चे को आगे लेके जाती है। क्योंकि ये पहले राउंड के अंदर ये 25 से 30 क्वेश्चन अगर आप सीधे कर पा रहे हो तो टाइम बच रहा था ना। जो बच्चा नॉर्मली 70 से 75 क्वेश्चन पे पूछता था, वो इन क्वेश्चन को लेकर वो कहाँ पूछ रहा है, 95 से 100 क्वेश्चन के ऊपर नॉर्मल स्टूडेंट पूछता रहा है अभी तक के प्रवेश ईयर के। लेकिन अब क्या हुआ कि इस टाइप के क्वेश्चन आने बंद हो गए। इसी वैकेंसी में हुआ, बाकी पहले की वैकेंसी में तो इस टाइप के क्वेश्चन आ ही रहे थे, अब इस टाइप के क्वेश्चन इवन नहीं आ रहे हैं। तो फिर क्या हो गया कि बच्चा 75 से लेके 80 तक ही अटेम्प्ट कर पा रहा है। अगर इस रेंज के अंदर कोई स्टूडेंट बैठा है कि 80 से लेके 90 के बीच में अटेम्प्ट करके आया है, वो कट पीट के 70 65 तक बचा हुआ है, तो वो सेफ जोन में है ही अपने, है ना। बाकी आप लोगों ने पेपर मेरे से बेहतर अटेम्प्ट किया तो आपको ज़्यादा पता है, क्योंकि पेपर का जो लेवल था उसको ईजी नहीं बोल सकते। हालांकि इवन अगर ग्रेजुएशन वाले पोर्शन के ऊपर जाए तो वहाँ क्वेश्चन करने लायक थे। पूरे 75 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ आपके सामने,
तो काफ़ी क्वेश्चन अभी डिस्कस करेंगे, बाकी सॉल्यूशन तो आप लोगों ने सभी ने कर लिए है ना। तो उन क्वेश्चन की बात करूँ तो थोड़ा सा अगर टाइम कंज्यूमिंग लग रहे थे कुछ कुछ क्वेश्चन, लेकिन ये नहीं बोल सकते कि सोल्व नहीं हो रहे या फिर आपके नोट्स से नहीं सोल्व हो रहे। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो आपके नोट्स से सोल्व नहीं हो रहा। एक दो क्वेश्चन आया था, जैसे डिफरेंशियल कैलकुलस का एक क्वेश्चन था जो आया हुआ था, लेकिन उसके अंदर एक दो ऑप्शन ऐसे थे जो अपनी टेस्ट सीरीज के अंदर अपन ने दिया था। वो प्रीवियस ईयर के कॉलेज लेक्चर के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है जो अपने टेस्ट सीरीज के अंदर मैंने दिया था। वो क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज की है, अगर उसको लैंग्वेज आप पकड़ जाते तो क्वेश्चन वहीं सोल्व हो जाता है ना। तो कुछ क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे, ये नहीं कि अपन सभी क्वेश्चन सोल्व नहीं करेंगे। क्वेश्चन का सोल्यूशन आपने सभी ने देख लिया, तो उनको लेकर देखो। अब ये क्वेश्चन आया था एक, इसके अंदर पूछा गया यदि जी ये इसका जनरेटर है, ए यदि जनरेटर है तो ऑर्डर ऑफ जी और जनरेटर का जो ऑर्डर है वो हमेशा क्या होता है, बराबर होता है भाई, है ना। जो कितना दे रखा है इसमें 74। अब पूछा देखो क्या है, ए टू द पावर 1980 इक्व टू ए टू द पावर एन। तो एन की वैल्यू पूछिए। अब एन क्या हो सकता है भाई, ए टू द पावर 24 तो हमेशा क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा। अब इसके अंदर डिवाइड कर लो, 1980 में जैसे आप डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर कितना बचता है, रिमाइंडर बचता है अपने पास 12 है भाई। जितने जोड़े ए टू द पावर 25 74 के बनेंगे वो तो आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाएंगे। बचा क्या देखो, इसको ऐसे लिखा जा सकता है इनटू ये जितना भी मल्टीपल आएगा यहाँ पर एल्फा आ गया और ए टू द पावर 12 है इक्वल टू ए टू द पावर एन। अब ये तो बन जाएंगे सारे के सारे आइडेंटिटी। बच गया क्या ये, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई 12 है। इस प्रकार से आपके करके आगे बढ़ना था। ये क्वेश्चन विद इन 1 मिनट में होने वाला है, ये नहीं बोल सकते कि नहीं होने वाला। अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ी है तो हो रहा है ये क्वेश्चन, है ना। देखो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब ये क्वेश्चन पूछा गया, इस क्वेश्चन को मैक्सिमम 30 या 40 सेकंड के अंदर होने वाला क्वेश्चन है। देखते ही पता चल रहा है इसका सबसे पहले अपन क्या बना लेंगे, 1 2 3, 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 1। ठीक है, आगे निकल के आ रहा है 1 की इमेज 2 और 2 की इमेज 1, 3 की 3। अब यहाँ से सीधे निकाल सकते हो आप, यहाँ रखो कोई भी और सीधे निकल के आ रहा था 2 3, है ना। तो ये नहीं बोला जा सकता कि क्वेश्चन ज्यादा लेंथ आ रहे थे। अब देखो, अब ये क्वेश्चन पूछा गया था यदि H3 तीन अवयव एबीसी का सम्मित समूह है, A3 तीन चिन्हों एबीसी का एकांतर समूह है, यानी ये तो क्या आ गया अपने पास, सीमित आ गया। ठीक है, और ये अपने पास अल्टरनेटिंग ग्रुप आ गया। तो फिर H3 में भिन्न भिन्न सह समुच्चय, सह समुच्चय का मतलब क्या होता है सबसे पहले समझना ये होता है। ठीक है, एक तरह से ये क्या निकलवा रहा है, इंडेक्स निकलवा रहा है, ये बोला जा सकता है ना। तो ये क्या हो जाता है, ऑर्डर ऑफ H3 अपॉन ऑर्डर ऑफ A3, जो आप सभी को पता है क्या आएगा, 2 आएगा, है ना। तो पहली नजर में देखते ही काफी क्वेश्चन हो रहे थे, ये नहीं बोला जा सकता कि नहीं हो रहे थे। अब ये क्वेश्चन पूछा था कि यदि जी एक अभाज्य कोटि का समूह है, सबसे पहले तो ये क्या दे दिया, प्राइम ऑर्डर दे दिया। अगर प्राइम ऑर्डर का कोई ग्रुप दे रखा है तो क्या होगा, अब प्राइम ऑर्डर का कोई भी ग्रुप दिया हुआ तो वो अबेली भी होता है, साइक्लिक भी होता है, ये सभी को पता होता है। अब उसके सब ग्रुप की बात करें तो वो अबेली भी होगा और साइक्लिक भी होगा। तो ये रिजल्ट सबसे पहले आपके दिमाग में घूम जाने चाहिए थे, है ना। तो क्या पूछा गया, अभाज्य कोटि का कोई भी ग्रुप है, तो सबसे पहले बात करूं जी सरल ग्रुप, एक चक्रीय समूह है, जी एक चक्रीय समूह है, तो निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है, जी का एक उचित उपग्रुप। सबसे बड़ी बात तो ये है, अगर कोई भी प्राइम ऑर्डर का ग्रुप है तो उसका प्रॉपर सब ग्रुप एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर बात करूं कि ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू 7 दे रखा है तो इसके दो ही सब ग्रुप होंगे, जिसका एक का ऑर्डर होगा 1, एक का ऑर्डर होगा एच और जी मान लो इसको, सॉरी एच और के मान लो, जिसका ऑर्डर 1 होगा और एक होगा 7, बस। इससे अलावा कोई दूसरा सब ग्रुप हो ही नहीं सकता उसका, क्योंकि जो सब ग्रुप का ऑर्डर है वो हमेशा ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। तो सीधे देखते ही हो रहा था, है ना। तो ये इसका आंसर आ जाता है। हाँ भाई, कमेंट देख लेता हूँ आप लोगों के। नरेंद्र चौधरी बोल रहा है ये ही तो रह गए, वहाँ नहीं हो रहे थे, एग्जाम में माहौल ही अलग था। ऐसे नहीं बोला जा सकता भाई, है ना। देखो क्वेश्चंस आपके सामने हो रहे हैं ना अभी, लेकिन अच्छे से एनालिटिक। अब आपको एक चीज कंफर्म ये करनी चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक आपको बाहर करने हैं, क्योंकि आगे आने वाली वैकेंसी के अंदर आप सभी को पता है बैकलॉग के पेस्ट जड़ के मैथ में तो आपको सभी को पता है बैकलॉग काफी हद तक ज्यादा बैकलॉग रहने वाला है, तो वो आगे की वैकेंसियों में आएगा, है ना। अब तो ओबीसी का बैकलॉग भी जुड़ने लग गया, तो वो थोड़ा सा आपको एक तरह से लिबर्टी मिल रही है। ठीक है, तो पोस्ट जुड़ के तो देखो आने वाली है ही, आपको उस चीज को लेकर नो डाउट रहना चाहिए। अब ये पूछा गया था एम क्रॉस एन का, सबसे पहली बात तो इसके अंदर अगर गुणन मल्टीप्लिकेशन दे रखा होता तो नहीं होता, बस इतना ही ध्यान रखना था। इसमें क्या दे रखा, ओड दे रखा, ठीक है, सॉरी
एडिशन दे रखा है तो ये क्या हो जाएगा हमेशा परिमित आबेली ग्रुप, सॉरी अपरिमित होगा, है ना, अपरिमित आबेली ग्रुप हो जाएगा। सीधा रिजल्ट बेस्ड पे क्वेश्चन था, हर क्वेश्चन पे डिस्कस नहीं करेंगे, जो जो करने वाले हैं, जो सोल्व होने वाले थे वो करेंगे। अब ये क्वेश्चन दे रखा था, निम्न में से बीजीय निकाय का समूह है नहीं है, समूह है नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, देखो यहाँ पर कितना दे रखा है, 6 दे रखा है, ठीक है, ये मेरे को सही से दिखाई नहीं दे रहा जहाँ तक 6 है या जो भी है शायद, ठीक है। अब ये देखो ये 4 दे रखा है, अब 4 क्या नहीं है यहाँ पर, प्राइम नंबर नहीं, एक्स, ये आपको पता हो तो जेड पी क्रॉस पी के अंदर ही क्या बनाता है, हमेशा ग्रुप बनाता है, या फिर जेड एन प्लस एन, ये क्या बनाता है, ग्रुप बनाता है, इसके अलावा कोई नहीं बनाते। अब यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट है, इसका मतलब यहाँ पर क्या आना चाहिए, ये प्राइम नंबर आना चाहिए, यहाँ प्राइम नंबर है ही नहीं, है ना। तो ये सीधा सीधा ऑप्शन क्या हो गया, इसमें से क्या पूछा था, समूह है नहीं है, ये नहीं होगा भाई समूह, यानी ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऐसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। देखो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, एक ये देख लो, अब ये सीधा सीधा पूछा गया, इसमें क्या कथन 1 और 2 में से कौन सा कथन सत्य है। अब इसको समझना, देखो अपरिमित पूर्णांकों के समूह जेड प्लस के प्रत्येक अवयव का क्रम परिमित होता है, ये गलत है, ठीक है, परिमित नहीं होता। दूसरा चीज, नियमित क्रम से समूह है गुणन समूह जी, ये देखो किस प्रकार का ग्रुप है, सबसे पहले जी पर डिस्कस कर लेते हैं, जी इक्वल टू 1 -1 आइटा और माइनस आइटा, ठीक है। आपने केले प्रमेय पढ़ी होगी, केले प्रमेय का स्टेटमेंट यही है कि यदि कोई भी परिमित अवयवों से मिलकर बना हुआ जो भी ग्रुप है, वो हमेशा क्या होता है, क्रम से ग्रुप के क्या होता है, हमेशा तुल्यकारी होता है, ये रिजल्ट है वो। अब उसके अंदर एक रिजल्ट और है जो आपको नेसेसरी नहीं, सफिशिएंट कंडीशन में ये था कि यदि ग्रुप साइक्लिक हो जाए ना, ये जो जी साइक्लिक हो जाए तो इसका क्या हो जाएगा, कन्वर्जिव प्रूफ हो जाएगा, यही इसके अंदर पूछा गया था, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इसका रॉन्ग है, सेकंड स्टेटमेंट इसका सही है, केवल एक स्टेटमेंट इसका सही था, दोनों नहीं थे, ठीक है। देखो आगे चलते हैं अपन, ग्रेजुएशन की बात करूं तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के अंदर वही 10 क्वेश्चन पूछे गए, वही रेशियो रहा है, 75 क्वेश्चन का रेशियो रहा है। अब देखो ये सीधे सीधे होमोमॉर्फिज्म की थ्योरम पूछ ली, ठीक है। तो ये आप सभी को पता है क्या आएगा इसमें, जे अपॉन में क्या जाएगा, के इसकी एसटी दे रखे थे, जे अपॉन में के इसका तुल्यकारिता का प्रमेय आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आ जाएगा के अपॉन में जी, तुल्यकारी होगा। इसी प्रकार यदि अपन आगे डिस्कस करते हुए चले तो रियल एनालिसिस में भी इस बार ज़्यादा कोई हार्ड क्वेश्चन पूछे नहीं गए, वहां पर ये हो सकता है कि आपको टाइम लग रहा हो, जैसे अभी ये क्वेश्चन पूछा गया था, अब ये क्वेश्चन ये भी सीधा सीधा रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आप माइंड के अंदर सारे के सारे रिजल्ट घूम रहे थे उस कंडीशन में तो आप कर पा रहे हो इसको, है ना, अदरवाइज नहीं हो रहे थे। आबेली समूह का प्रत्येक अवयव समय का प्रतिलोम होता है, नहीं भाई, ये उल्टा है कि अगर किसी समूह के प्रत्येक अवयव समय का प्रतिलोम है या फिर उसका ऑर्डर 2 है तो फिर वो क्या हो जाएगा, आबेली ग्रुप हो जाएगा। लेकिन ये उल्टा पूछा है, कन्वर्ज इसका नोट ट्रू, तो ये क्या पूछ लिया, गलत, ठीक है। दूसरा क्या पूछा, समूह जी ई ए बी आवश्यक रूप से आबेली ग्रुप होगा, बिल्कुल होगा, ऑर्डर 3 है, ये आबेली ग्रुप हो जाएगी, यही कथन सत्य है, बाकी नीचे वाले दोनों के दोनों गलत है ना। देखो अब बढ़ते हैं थोड़े से आगे, एक ये पूछा गया था, निम्न में से किस समूह का उच्चक एक नहीं है। अब उच्चक एक नहीं है, अगर बात करूं तो ये सारे सारे तीनों चारों स्टेटमेंट की बात करूं तो ये अपनी टेस्ट सीरीज के अंदर ऐसे कैसे क्वेश्चन पूछा गया है ना। भाई इसकी बात करूं तो इसका उच्चक ऑलरेडी 1 है, इसकी बात करूं तो इसकी बात करेंगे तो थोड़ा सा इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, एन अपॉन में एन प्लस में 1, इसको टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगा दो तो क्या आ गई वैल्यू, इसकी भी 1 आ रहा है, इसका भी उच्चक क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, क्योंकि इंक्रीज कर रही है। इसकी बात करूं तो इसका भी आएगा, लेकिन इसका नहीं आ रहा भाई। जब इसको सोल्व करते हैं थोड़ा सा तो 4 वाले को देखो एग्जाम के अंदर ऐसे ही सोल्व करना होता है, उसके अंदर जब 1 एन की वैल्यू 1 रखी तो क्या आ जाएगा, -1 अपॉन में 1, यानी पहला एलिमेंट आ गया इसका 0, दूसरा एलिमेंट देखो क्या 1 + 1/2 यानी 3/2, इसी प्रकार आगे जाता रहेगा। यानी कि इसकी मैक्सिमाइजेशन सुप्रीम की बात करें उस कंडीशन में तो इसकी सुप्रीम से भी ज़्यादा वैल्यू आ रही है 3/2, 1 से ज़्यादा वैल्यू है तो 1 तो सुप्रीम नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस बेस पे ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा भाई, है ना। देखो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, एक एक क्वेश्चन दे रखा है प्रतिचित्रण। अब ये क्वेश्चन क्या है कि ये डिलीट होने वाले क्वेश्चनों में से, ठीक है, हालांकि डिलीट हुआ नहीं, डिलीट होने वाले क्वेश्चनों में है, कैसे है समझना। देखो FC2C0 के ऊपर इस प्रकार से एक क्या दे रखी है, प्रतिचित्रण दिया हुआ है, तो f of z इक्वल टू e टू द पावर z, इसको सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो C0 से
C2 C0 के ऊपर दिया हुआ है, तो इसके कर्नल की बात कर रहा है। कर्नल क्या होता है आप सभी को पता है, ये वो सभी जेड है जो किस में एग्जिस्ट करते हैं, कर्नल के एलिमेंट किस में आते हैं, इस सी में आएंगे, ना कि C0 में। तो सी के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी इमेज कहाँ जा रही है, इसके आइडेंटिटी पे। C0 का आइडेंटिटी अपने को पता है क्या होता है, 1 प्लस में आइटा 0, ये आइडेंटिटी हो गया। एफ ऑफ जेड इक्वल टू ये दिया हुआ है e⁴z इक्वल टू 1, इसको क्या लिखा जा सकता है, कोस एक्स प्लस में आइटा साइन वाई इक्वल टू 1 प्लस में आइटा 0। कंपेरिजन कर दो भाई, ये तो हमेशा 0 हो जाएगा, तो साइन वाई इक्वल टू 0, साइन वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन 0 कहाँ पे होता है भाई, एन पाई के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कोस एक्स, ये 1 कहाँ पे होता है, सभी को बताया कि एक्स की वैल्यू किस पे 1 होता है, 2n पाई, ठीक है, 2n पाई के ऊपर ये क्या होता है, हमेशा 0 होता है। अब यही क्या हो जाएगा इसका, यहाँ से कर्नल हो जाएगा। अब कर्नल में देखो इसमें क्या क्या दिया हो गया, ये भी दे रखा है 2n पाई, और ये 2 पाई n प्लस आइटा, ये दोनों के दोनों क्या सेट समान है, हालांकि इसमें n दे रखा है, इसमें n+1 दे रखा है, लेकिन n की जब जब वैल्यू पुट करते जाओगे आप, दोनों की वैल्यू हमेशा क्या आएंगी, सेम आएंगी। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पर रख के दिखा देता हूँ आपको। जब बात करें सेकंड ऑप्शन की, तो सेकंड ऑप्शन में क्या आया देखो, जब n की वैल्यू 1 रखते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 पाई आइटा, प्लस माइनस में ले लो, जेड आ रहा तो ठीक है। इसी प्रकार 4 पाई आइटा आएगा, इसी प्रकार 6 पाई आइटा आएगा, एंड सो ऑन। इसमें भी जब वैल्यू 0 रखोगे तो प्लस माइनस में वो आ जाएगा, 2n पाई आइटा आ जाएगा। इसी प्रकार आगे की तरफ चलते जाओ आप, सेम टू सेम, ये दोनों के दोनों ऑप्शन सेम है ना। इनडायरेक्टली जैसे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड 2022 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कोसेट का, ठीक है, वहां पर भी दो ऑप्शन ऐसे थे कि जो सेम टू सेम आ रहे थे, हालांकि उसके अंदर एक में H प्लस में आई वो दे रखा था, एक उसका आइडेंटिटी एलिमेंट था, दूसरे में H बनाता है, एक में ओनली H दिया हुआ था, तो दोनों के दोनों क्या हो गए, एक तरह से सेम हो गए थे, तो वो क्वेश्चन भी डिलीट हुआ था। अब बात करें तो इस क्वेश्चन के ऊपर आरपीएससी स्टैंड ले सकती है। बाकी नॉर्मल बुक्स के अंदर अपने को देखने को यही मिलता है, लेकिन जब इन दोनों को सोल्व करते हैं तो दोनों सेम आते हैं, है ना। तो उस केस के अंदर थोड़ा सा ये अलग हो जाता है। समझ नहीं आया भाई, क्या समझ नहीं आया भाई, टिंकू बताओ आपको। नरेंद्र चौधरी साहब बोल रहे हैं कि सर अब तो सीईटी की तैयारी करनी पड़ेगी भाई, है ना। देखो अब आगे बढ़ते हैं अपन, थोड़ा सा हर क्वेश्चन के ऊपर ध्यान नहीं देंगे अपन, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। अब ये क्वेश्चन था, इसके अंदर सीधा दिख रहा है, इनवर्स दिया हुआ तो नीचे ले आओ सीधा, x की पावर n इक्वल टू 1/e⁴n, इन्फिनिटी लगाओगे तो हमेशा 0 के ऊपर जाएगा। सोचने वाला ही नहीं था भाई, 1/में इन्फिनिटी बनाता ही, ठीक है। तो इस प्रकार से काफी क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको करने लायक। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूँ। इसी टाइप से देखो हर क्वेश्चन की बात करूं मैं, लगभग क्वेश्चन ऐसे ही आए हैं, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्यूशन नहीं करेंगे अपन, इनका सॉल्यूशन आपने कर लिया लगभग का। अगर मैं नीचे से थोड़ा सा स्टार्ट करूं, नीचे क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे, है ना, उन क्वेश्चन के ऊपर भी थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। अब देखो जो प्रीवियस ईयर में आए हुए उन क्वेश्चन को भी देख लेते हैं अपन। अभी एक क्वेश्चन ये देखो, ये डिफरेंस इक्वेशन का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अपन ने टेस्ट सीरीज में भी दिया था, सीधा क्वेश्चन होने वाला। अब देखो इसको करना कैसे था, y(x प्लस में 1 माइनस में y(x इक्वल टू x। अब सबसे बड़ा मोटा कंफ्यूजन इस अक्स में आ गया था, अक्स की पावर 1 दे रखी है। इस अक्स को चेक, जब आप इसका पीएस निकालते हो उस कंडीशन में ये ध्यान देना होता है कि इसको क्रम गुणित फलन में चेंज करना होता है। जब तक इसको क्रम गुणित फलन में चेंज नहीं करोगे तब तक इसका आंसर गलत ही आएगा। यही सबसे मोटी गलती करके आगे काफी स्टूडेंट, देखने में तो सबसे अच्छा लग रहा था e-1, ये आ गया इसका, ठीक है। इसको क्रम गुणित में चेंज करोगे तो सेम टू सेम आएगा पावर 1 के लिए, ठीक है। अब देखो इसको अक्स क्रम गुणित 1 e-1, ई को क्या लिखा जा सकता है, 1 प्लस डेल लिख दो, तो अक्स की क्रम गुणित 1 में 1 प्लस डेल, तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो गए, ओनली डेल बच गया। और क्रम गुणित फलन के लिए एक रिजल्ट हमेशा अपन पढ़ते हुए आ रहे हैं कि क्रम गुणित फलन के ऊपर सामान्य जो अंतर होते हैं ना, डेल नेबला, ये हमेशा के समाकलन और अवकलन की तरह काम करते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में
ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। इसका बटे में आ रहा तो इसका समाकलन कर दो, क्या दिक्कत। अक्स क्रम गुणित 2/2 आ गया, क्रम गुणित को चेंज कर लो, एक्स माइनस में 1/2, ये देखते ही सीधा ही आंसर होगा। ठीक है, इसी प्रकार बात करूं तो कुछ क्वेश्चंस की और बात करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन था, ये विशिष्ट हल, इसमें भी वही पूछा गया। अब इसमें देखो 8 इंटू 1 की पावर अल्फा, ये कर लो आप, या फिर बीटा की पावर 1, है ना। बीटा की पावर क्या कर सकते थे अपन, 1 कर सकते, और बीटा को अपन 1 मान सकते थे। ठीक है, इसकी हेल्प से आप कर सकते थे आराम से, या 1 की पावर m कर लो, इस हेल्प से आप इस सीधो कर किया जा सकता था, ज़्यादा हार्ड नहीं थे क्वेश्चन। ठीक है, इसी प्रकार ये दिया गया, ये क्वेश्चन भी पीवाई की क्वेश्चन है। तो एंड के अंदर कंक्लूजन एक ही निकलते हैं, अपन इसका सॉल्यूशन करने नहीं आए, लेकिन मैंने हाँ बता दिए काफ़ी क्वेश्चन। इसका सबसे अच्छा तरीका एक ही है। अब आगे के एग्जाम के अंदर आपको थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड करना होगा। अपग्रेड करने का मतलब ये होता है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट एक चीज़ अपने दिमाग में बैठा लो, क्योंकि अब जो पैटर्न आ रहा है वो काफ़ी हद तक चेंज कर दिया इन लोगों ने। पहला तो ये कि 2022 के बाद में ग्रेजुएशन का रेशियो बढ़ गया। दूसरा ये कि 2022 के बाद में जितनी भी वैकेंसी हुई है उनमें एक चीज़ आप अच्छे से फोकस करना कि पेपर के कैलकुलेटिव ज़्यादा आने लग गए। अब आप संस्कृत डिपार्टमेंट 2024 का जो दिसंबर में पेपर हुआ था ना, वो पेपर भी देखना, उस पेपर में भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जो कैलकुलेटिव थी। लेकिन ग्रेजुएशन वाला पोर्शन में पीवाई के क्वेश्चन पूछे गए थे, इसलिए ऐसा लगा नहीं। वहाँ पर 40 क्वेश्चन ही आते हैं संस्कृत डिपार्टमेंट में, लेकिन स्कूल लेवल वाला पेपर वहाँ पर भी हालांकि क्वेश्चन सारे देखे हुए थे, सारी की सारी कॉन्सेप्ट आपको पता थी, उसके बावजूद भी वो क्वेश्चन इतना ज़्यादा टिपिकल तो लगे नहीं, लेकिन वो लेंथी था। अब बात कर लूँ कि पिछली बार हुआ सेकंड ग्रेड का पेपर, उस पेपर को भी देखोगे तो आपको थोड़े हद तक उसी डायरेक्शन में जाते हुए क्वेश्चन देखेंगे कि हर बार क्वेश्चंस के अंदर जो क्वालिटी है वो क्वालिटी तो उसी टाइप की आ रही है, लेकिन कैलकुलेशन की बात करूँ तो हर बार बढ़ रही है। ठीक है, आपको छोटा सा मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि जो संस्कृत डिपार्टमेंट का पेपर था 2024, उसके अंदर स्कूल लेवल का जो पोर्शन था वो इसी प्रकार से कैलकुलेटिव था जो इस बार आया। इसी प्रकार बात करूं मैं सेकंड ग्रेड 2025 और एक फर्स्ट ग्रेड 2025 और फर्स्ट ग्रेड 2026 और सेकंड ग्रेड 2026, इन सभी पेपरों को आप कैलकुलेटिव करोगे ना तो धीरे धीरे जो कैलकुलेशन की बात करते हैं अपन, वो कैलकुलेशन धीरे धीरे कहीं ना कहीं क्वेश्चंस का वो वेटेज बढ़ने लग गया, जहां पर कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ रही है आपको, है ना। तो कैलकुलेशन जब जब ज्यादा करनी, अगर कैलकुलेशन इसी प्रकार से बढ़ती रही तो आपको एक चीज का हमेशा फोकस रखना पड़ेगा कि कैलकुलेटिव वाले पोर्शन को आपको इस प्रकार से तैयार करना है, या तो कि उसके जितने भी शॉर्ट ट्रिक्स हैं उनको लेकर आगे बढ़ो, या फिर आप एक काम किया जा सकता है कि जो जो स्टूडेंट, स्पेशली इस बार इस पेपर की बता रहा हूँ 2026 वाले की, सेकंड ग्रेड वाले की, जो जो स्टूडेंट ओनली ग्रेजुएशन की क्वेश्चन करके आए हैं ना वो क्वालिफाई हो रहे हैं अच्छे से। क्योंकि ग्रेजुएशन के अगर क्वेश्चन की बात करें, हो सकता है कि काफ़ी सारे स्टूडेंटों को ये चीज़ अलग तरीके से देखें तो वो चीज़ अलग है, लेकिन जब ग्रेजुएशन की पोर्शन की बात करें तो काफ़ी हद तक क्वेश्चन ये था कि अगर आप ओनली ग्रेजुएशन पे फोकस करके चल रहे थे ना तो वो स्टूडेंट आराम से इसके अंदर 75 प्लस क्वेश्चन लेके जा रहे हैं। क्योंकि 50 से 55 क्वेश्चन ओनली ग्रेजुएशन के ऐसे हैं कि आप 1.5 घंटे के अंदर सोल्व करके बैठ सकते थे, आप डेढ़ लास्ट पूनी 2 घंटे, और आप टीचिंग मेथड के ऊपर चले जाओ, क्वालिफाई हो रहा है। लेकिन जो स्टूडेंट कंप्लीट 100% सिलेबस पढ़ के जा रहा है ना, वो हर क्वेश्चन को टच करके निकल रहा है, और हर क्वेश्चन को टच करने का मतलब ये हो गया उसके ऊपर 20 से 25 सेकंड हर क्वेश्चन पे वो निकाल रहा है, और उसके बाद उसको ये लग रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन लेंथी प्रोसेस है, तो उसको छोड़ के फिर आगे बढ़ रहा है ना। तो सबसे बड़ा नेगेटिव जो चीज आई थी देखने को वो एक ही चीज मिली है कि जो स्टूडेंट 100% सिलेबस पढ़ के गया था ना, वो स्टूडेंट सिलेक्शन से बाहर हो रहा है, उसका सिलेक्शन 100% बाहर हो गया, वो लगभग कंडीशन में बाहर हो गया। वो 1% स्टूडेंट का बोलूंगा नहीं। अगर जो स्टूडेंट की बात करूं कि वो जो लिमिटेड चीजें पढ़ के गया था ना, आपको पता हो तो एक मार्च के अंदर मैंने एक वीडियो बनाया था, उसके अंदर कुछ टॉपिक बताए थे, चुनिंदा टॉपिक, उन टॉपिक्स के क्वेश्चंस की बात करें तो उसमें उसी रेशियो के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आए थे। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं कि यहीं पर आप 75 से लेकर 80% सिलेबस पढ़ते, ठीक है, तो आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ते हैं उस कंडीशन में, क्योंकि ये 25 से लेकर 20% का सिलेबस आप पढ़ने में जो टाइम लगाते हो वो रिवीजन में लगाते हैं।
और यहाँ पर जैसे आप मान लो कि 20% माना तो 20% के हिसाब से 30 क्वेश्चन हो गए। आपने 30 क्वेश्चन ये स्किप किए। 30 क्वेश्चन स्किप करने का मतलब समझ रहे हो कि जो टाइम बचाना 30 क्वेश्चन को देखने में और आगे बढ़ने में, वो टाइम आप वहां जाके लगाए जहां पर आपको क्वेश्चन अच्छे से आ रहा था, लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन करके आप आगे बढ़े थे। समझ रहे हो? तो अब आपकी दिमाग की एक स्ट्रेटेजी आपको बनानी पड़ेगी कि 100% सिलेबस पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला। आपको पहली प्रायोरिटी क्या है? आपकी सिलेक्शन लेना। रैंक बाद की चीज है, रैंक डिसाइड बाद में होती है। पहले तो अपना 40%, अब सबसे बड़ा टास्क तो 40% वाला ही हो गया। तो 40% टास्क को लेने के लिए एक यही सबसे मेन मुद्दा तो यही है कि कुछ चुनिंदा टॉपिक जो आपको दुखी करते हैं पेपर से पहले, उन पेपर्स को छोड़ दो। अब बात आप खुद के ऊपर, आप मेरी बात मानने की बजाय आप पेपर लेके बैठना और फिर उस चीज को एनालिसिस करना कि काश मैं अगर जो स्कूल लेवल या फिर ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन एकदम से स्किप करके उन्हीं क्वेश्चन पे लेता ना कि मेरे को सोल्व करना है, तो फिर आपका सिलेक्शन हो रहा था श्योर। भाई सीधी सी बात है कि 250, उसके अंदर 2.5 घंटे का पेपर होता है, 150 मिनट्स मिलते हैं। ठीक है, ये आपको मिनट्स मिली। इन 150 मिनट के अंदर आपको क्या करना है? सबसे स्ट्रेटेजी वो एग्जाम में बैठ कर डिसाइड नहीं होता, वो पहले होता है एग्जाम से पहले। ठीक है, वो डिसीजन आपको पहले लेना होता है कि मेरे को कौन सा पोर्शन करना है। वो एनालिसिस आपको पहले के पेपर से समझना चाहिए, क्योंकि जब संस्कृत डिपार्टमेंट 2024 का दिया था, वहां पर स्कूल लेवल का वहां पर भी पेपर देगा आप, कैलकुलेटिव था। वहां पर इवन ग्रेजुएशन के क्वेश्चन 40 आते हैं संस्कृत डिपार्टमेंट में, तो वहां ध्यान नहीं देते एकदम। लेकिन 2025 में देखोगे तो वहां पर भी हल्के से, अगर स्कूल लेवल का पेपर देखा जाए तो वो थोड़ा सा क्या था, कैलकुलेटिव था। इसी प्रकार से इसी रेशियो से आगे बढ़ रहा है पेपर। तो अब आने वाले टाइम में एक चीज आप अच्छे से फोकस कर लो कि ये जो कैलकुलेशन है ये बढ़ेगी, कम नहीं होगी। आरपीएससी अपने पैटर्न को अपडेट कर रही है धीरे धीरे। उनको स्टूडेंट्स कुछ अलग टाइप के चाहिए, है ना। चुनिंदा चीज पढ़कर ही अब आगे बढ़ा जा सकता है। ये नहीं कि अपन हर चीज पढ़ के, क्योंकि एग्जाम से 2 दिन पहले उसका रिवीजन जरूरी होता है। सबसे बड़ा टास्क तो ये होता है कि एग्जाम से 2 से 3 दिन पहले उसका अच्छे से रिवीजन हो। वो रिवीजन ही अगर नहीं कर पा रहे हो तो आपका पहले का 100% सिलेबस पढ़ा हुआ कोई काम का नहीं। अब आपको एक डिसीजन ये लेना है कि ये 70 से लेके 80% क्वेश्चन को आपको तैयार करना है। उसके साथ साथ आप टीचिंग मेथड के ऊपर जाओ। तो अगर आप 100 क्वेश्चन मैथ के तैयार कर रहे हो, तो वहां पर अगर आप सोल्व करके भी आगे बढ़ रहे हो ना, तो ये बीच के जो 25 से 30 क्वेश्चन आपने छोड़े, इनका जो टाइम लगने वाला था पढ़कर आगे बढ़ना, 20 से 25 सेकंड एक क्वेश्चन में लगा रहे थे, तो नॉर्मल 15 से 20 मिनट मैं मानता हूँ कि इन क्वेश्चन को आप पढ़ के आगे बढ़ने में लगा रहे हो। वो टाइम आप उन क्वेश्चन में लगाओ जो आपने अच्छे से पढ़ा। ठीक है, ज्यादा टॉपिक अवॉइड मत करो। हालांकि उस चीज की थ्योरी पढ़ के जाओ तो उससे में ये रहेगा कि कोई सीधा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आगे दो, टिक करके आगे बढ़ो आप, वो लास्ट में टाइम बचे तब। लेकिन इस पेपर के अंदर वही सारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं और वही सारे बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है जो चुनिंदा टॉपिक ही कवर किए थे वहां बैठ के कि मेरे को तो एक क्वेश्चन करना तो करना है। वो चाहे 65 करके 60 बचा के लेकर आ रहे हो, चाहे 80 करके 70 बचा के लेके आ रहे हो, लेकिन अब क्या हो गया, अटेम्पिंग पे ध्यान देने के बजाय एक्यूरेसी के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, है ना। तो ये मेन मुद्दा तो ये है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर जो भी स्टूडेंट इसके अंदर क्वालिफाई हो रहे हैं उनको बहुत बहुत बधाई, लेकिन जो जिनका क्वालिफाई नहीं हुआ वो अपने आप को ब्लेम करने की बजाय अब थोड़ा सा खुद को अपग्रेड करो। ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा, सब स्टूडेंटों ने पढ़ा था। एक ये होता है कि अपने आशा के अकॉर्डिंग पेपर नहीं आया तो उस पेपर को लेकर अपन ये बोल सकते हैं कि हाँ पेपर थोड़ा टफ था। टफ नहीं, बहुत ही ज्यादा टफ मान सकते हो, क्योंकि जब वहां पर 150 मिनट के अंदर अपने क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं हो रहे हैं तो वो टफ ही मानते हैं अपन। भाई पेपर टफ का मतलब ये होता है कि एक तो वहां पर बैठ के अपनी कैलकुलेशन हैवी हो गई, उसी लेवल में तो टफ होता है। अगर इजी वे के अंदर देखा जाए तो सीधा रिजल्ट बेस पे क्वेश्चन आ रहे थे, तो 25-30 क्वेश्चन हर बार आ रहे थे, वो क्वेश्चन इस बार नहीं पूछे जा रहे हैं। 25-30 क्वेश्चन जो हर बार आ रहे थे, जिनको आप सीधे टिक करके या फिर सीधे नॉर्मली रिजल्ट बेस पे या फिर सीधा फॉर्मूले बेस पे क्वेश्चन आ रहे थे, वो क्वेश्चन इस बार आने बंद हो गए। धीरे धीरे देखोगे तो बंद हो जाएंगे वो। अब नए क्वेश्चन, हालांकि क्वेश्चन आ रहे हैं, पुराने वालों में भी आ रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, उनकी वैल्यू चेंज कर रहे हैं, तो सीधे आंसर रटने से कोई फायदा ही नहीं निकल रहा। तो आपको एक चीज अच्छे से समझ जानी चाहिए इस पेपर को देखकर कि अब अपने माइंड सेट को आरपीएससी के ऊपर अपग्रेड करना है, तो आपको चुनिंदा टॉपिकों को छोड़ना पड़ेगा। ये नहीं बोल रहा कि आप काफी टॉपिकों को छोड़ दे, लेकिन ऐसे टॉपिकों को छोड़ना पड़ेगा जो एग्जाम के अंदर टाइम कंज्यूम करते हैं, और उन टॉपिक्स के अंदर कोई ऐसी गुंजाइश ही नहीं है कि वहां पर रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। उन टॉपिकों को आपको छोड़ के आगे बढ़ना, ये नहीं कि आपको उसको 100% ही छोड़ दिया। उनके कॉन्सेप्ट आप दिमाग में रखो कि काफी सारी चीजें ऐसी आती हैं कि अपने को आगे जाके काम आती हैं।
ठीक है। आगे काफ़ी सारे रिजल्ट ऐसे आते हैं कि जो आगे किसी न किसी टॉपिक में काम आ रहे होते हैं, तो उसी लेवल के ऊपर आपको तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। और इसको लेकर अपन एक जो भी है 2-4 दिन के अंदर अपन डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ कि कौन से टॉपिक अपने को पढ़ने चाहिए, कौन सी टॉपिक छोड़ने चाहिए, ठीक है। तो बुधवार को इसको लेकर डिस्कस करेंगे। बाकी आशा करता हूँ आप सभी का पेपर भी अच्छा गया होगा, और जिसको पेपर अच्छा नहीं गया वो खुद को ब्लेम करने की बजाय थोड़ा सा खुद को अपग्रेड करे तो ज़्यादा बेहतर होगा, है ना। क्योंकि इसके अंदर काफ़ी वैकेंसी खाली रहने वाली है, आप सभी को पता है। और बाकी अगर कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ वही रहने वाली है कि जो पहले पेपर में अच्छे से परफॉर्म कर गए, दूसरे पेपर में क्वालिफाई कर गए, वो बच्चे इसके अंदर क्वालिफाई करने वाले हैं, है ना। और बाकी उनका सिलेक्शन भी 100% ही श्योर ही मानो जिसका क्वालिफाई हो रहा है, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। सभी को नमस्कार, जय श्री श्याम।